नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा ही चैप्टर है। तो इसके बारे में हमें 2-3 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन के सुधार और उसका प्रशासन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन के सुधार। अलाउद्दीन ने कई क्षेत्रों में सुधार किए, जैसे बाजार व्यवस्था है उसकी, सेना में सुधार किए उसने उसने भूमि की जो माप होती है उसमें सुधार किए। तो उसने कई तरह के सुधार किए, हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक सुधार। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ नए पद थे जो इसने सृजित किए, कुछ ऐसे जिनसे जो है प्रशासन को मजबूती मिले। तो वो कौन कौन से थे उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला था कोतवाल। ठीक। नंबर 2 वरीद ए मुमालिक। ये कौन होता था? ये गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का प्रधान। ठीक। कोतवाल तो आपको पता ही होगा। कोतवाल जो पुलिस होती है, पुलिस प्रधान। जो राज्य की जितनी पुलिस व्यवस्था होती है वो उसके अंडर में आती है, जो कोतवाल था उसके अंडर में आती है। नंबर 3 दीवान ए रियासत। ये जो आप देख रहे हैं, ये वरीद मुमालिक और ये दीवानी रियासत। दीवानी रियासत जो है, ये तो पद है, ये विभाग है एक, ये विभाग है पूरा। ये आर्थिक आर्थिक विभाग। ठीक। नंबर 4 वकील ए दर। ये वकील ए दर क्या था समझिए। वकील ए दर जो राजमहल राजमहल के सेवकों सेवकों को वेतन देने वाला ठीक है। ये प्रशासन में सुधार करने के लिए उसने इनको बनाया। और इसके साथ ही साथ एक गौर विभाग था, जिसका ये जो मैंने आपको बताया वरीद है मुमालिक, जो गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ये गुप्तचर विभाग, ये जो गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग, ये गुप्तचर विभाग क्यों बनाया गया था? प्रशासन को मजबूत करने के लिए इसको बनाया गया। कैसे, समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शासन प्रशासन था उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, उसमें मक्कारी अधिकारी लोग करते थे। और जो सरदार लोग थे, जो मलिक लोग थे, वो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए, प्रशासन को मजबूती देने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गुप्तचर विभाग की जो है रचना की गई थी, उसका निर्माण किया गया था। इसके 2 काम थे। पहले जिसमें 2 अधिकारी, इसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं। महत्वपूर्ण अधिकारी पहला, दूसरा। पहला आता है वरीद, दूसरा मुन्ही। इसका काम क्या होता है? ये संदेश वाहक ठीक, ये संदेश वाहक। और मुन्ही सूचनाएं एकत्र
एकत्र करने वाला, एकत्र करने वाला। आप समझिए, गुप्तचर विभाग इन दो की वजह से मजबूत था, और ये दोनों ही जो है गुप्तचर विभाग के हिसाब से चल रहे थे। अब करना क्या था, इन दोनों का जो मुख्य कार्य होता था, इन दोनों का जो मुख्य कार्य था, पहला तो ये था, जो सरदार है, सरदारों, ठीक है, और अमीरों, ये दो, और नंबर दो इसमें आता है बाजार। इनके कार्य क्षेत्र थे बाजार। गुप्तचर विभाग में दो अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये चल रहा है। वरीय, ये संदेश विभाग, यानी पहला काम होता था मुन्ही का, ये सूचना इकट्ठा करता था और फिर ये सुल्तान के पास पहुंचाता था। कौन? वरीय, ठीक, सूचना को। और इनका कार्यक्षेत्र क्या था? कार्यक्षेत्र ये था, जो सरदार, अमीर और ये लोग, जो लोग कुलीन वर्ग में आते थे, वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कहीं विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो इनके घरों पर, सरदारों के, अमीरों के घरों पर नजर रखी जाती थी इनके द्वारा, मुनि और बरीद के द्वारा, ठीक है, गुप्तचर विभाग द्वारा। और बाजार में जो सरकारी अधिकारी हैं, वो कहीं सुल्तान के बनाए गए नियमों को तोड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसानों से सस्ते में खरीद कर और आम जनता को महंगे बेच रहे हैं। तो इन चीजों पर ये लोग ध्यान रखते थे। कार्यक्षेत्र ये दो हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सैन्य सुधार की, ठीक है, चलिए। और गुप्तचर विभाग जो था अलाउद्दीन का, वो बिल्कुल सफल था। इसी के कारण विद्रोह नहीं हुए उसके राज्य में। जब तक वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था, तब तक उसके राज्य में विद्रोह नहीं हुए। बहुत बड़ी बात है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो गुप्तचर विभाग सफल था। समझिए, हम बात करेंगे सैन्य सुधार की। सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, क्या इसने सैन्य सुधार किया? पहली चीज तो नगद वेतन। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। वरना क्या था, क्या देते थे, जो अलाउद्दीन से पहले के जो सुल्तान थे, वो जमीनें दिया करते थे, छोटी छोटी जमीन दे देते थे कि वो मैं तुमको जमीन दे दी है, वहां से जो तुमको टैक्स प्राप्त होगा वो तुम्हारा है, उतनी तुम्हारी सैलरी है, ठीक है। नंबर दो, घोड़ों को दागना। घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागना क्या है? युद्ध में जब युद्ध होता है तो घोड़े खो जाते हैं, उन घोड़े को ढूंढने के लिए इसके साथ ही साथ जो उनका लेखा जोखा रखते हैं जब सैनिकों का, तो एक व्यक्ति दोबारा घोड़े वहीं घुमा कर ना ले जाए, ठीक है, या वो घोड़ा कोई और व्यक्ति लेकर ना आ जाए। इस भ्रष्टाचार को, इस व्यवस्था को रोकने के लिए ये घोड़ों को दागने की व्यवस्था की गई। दागना क्या होता है? जो राज्य की मोहर होती है, उस राज्य की मोहर से उनको दागा जाता था, उन पर मोहर लगाई जाती थी गर्म करके। लोहे का जो रॉड होता है उस पर इस तरह से हमारी रॉड है और यहाँ पर मोहर बनी हुई है, उसको ऐसे गर्म करके आग में फिर उसकी खाल पे दागा जाता है, जाम पर उसके। इसे कहते हैं घोड़े को दागना। इससे राजा का जो है राज्य चिन्ह उसको बन गया। नंबर तीन, सैनिकों का लेखा जोखा। सैनिकों का लेखा जोखा से मतलब है जो उनका हुलिया होता है ना। पहले क्या था, पहले खाली नाम लिखवा देते थे और बस जैसे युद्ध होना है, सेना भर्तियों ने भी अपना नाम लिखा दिया। लेकिन जब युद्ध क्षेत्र की बात आई तो युद्ध क्षेत्र में किसी और व्यक्ति को भेज दिया। तो इस चीज को रोकने के लिए सैनिकों का जो है ना लेखा जोखा रखा गया। उसके साथ ही साथ लेखा जोखा में क्या जाता, लेखा जोखा में उसका हुलिया, ठीक है। नंबर दो, उसका नाम, पता, पूर्ण जानकारी, ठीक, पूर्ण जानकारी, ये सब रखा जाता था। और अगर कोई सैनिक, मान लीजिए कोई सैनिक ने प्रशिक्षण लिया, उसने सेना में अपना नाम लिखाया, प्रशिक्षण पूरा लिया और फिर युद्ध क्षेत्र में
दुश्मन को देखकर युद्ध लड़ने से छोड़कर भाग गए। गिनती होती है वहां पर, जब युद्ध खत्म होता है लौट के आते थे कितने लोग मरे, कितने लोग बचे, कितने गए थे, ये सब ध्यान रखा जाता है। अगर कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागता है तो उससे लगभग 3 साल, कितने, 3 साल का वेतन, 3 साल का वेतन वसूल किया जाता है। और अगर आप वापस ही नहीं आए तो आपके 20 बच्चों को कत्ल किया जाएगा, उनको नीलाम किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ ही साथ उसने क्या करा, अपने सेना को बच्चा सेना को टुकड़ों में बांटा, सेना को टुकड़ियों में बांटा, टुकड़ी में बांटा। और उसके ऊपर जो उनके प्रधान होते हैं, सेनापति, वो उनके अंदर कई सारी टुकड़ियां जो है स्थापित की गई। इससे ये होता है कि कई सारी जो बड़ी संख्या में सैनिक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना आसान होता है। अब जैसे मान के लीजिए इसकी सेना में, इसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, फरिश्ता के अनुसार, इतिहासकार फरिश्ता, ये कोई फरिश्ता नहीं है, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, फरिश्ता के अनुसार इसकी सेना में 4,75,000 सैनिक, टोटल कुल जो सैनिक थे, ठीक है, 4,75,000 सैनिक थे। बहुत बड़ी संख्या है। और अलाउद्दीन पहला जो सुल्तान है दिल्ली का, जिसने केंद्र में इतनी बड़ी सेना रखी। अलाउद्दीन से पहले लोग क्या करते थे, अलाउद्दीन से पहले के सुल्तान जो इक्तादार होते थे, जो प्रांतपति होते थे, जो मैंने बताया था ना आपको कि राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता था, तो उनमें जिन व्यक्ति को रखते थे उनके अंतर्गत सेनाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम्हारा जो इनकम है, तुम्हारा जो पैसा है, उसके जरिए तुम अपनी सेनाएं रखो। उन सेनाओं को जब राज्य को जरूरत होगी तो सुल्तान को तुम्हें भेजनी पड़ेगी, ये होता था। अब इससे नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि जो सेना प्रांतपति ने, ठीक है, इक्तादार ने उसको बनाया है, उसको सैलरी देता है, तो सुल्तान के प्रति कैसे ईमानदार रह सकते हैं। कहीं ना कहीं मन में आता है वो चीज, तो सैनिक के कि भैया हमारा मालिक तो इक्तादार है, हम सुल्तान के प्रति वैसे कैसे रह पाएंगे, तो वो नहीं आ पाता है, वो कितनी राजा पैसा दे दे। तो अलाउद्दीन पहला ऐसा था जिसने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी। और बड़ी सेना रखने का रीजन क्या था, बड़ी सेना रखने के 2 कारण थे। पहला कारण साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार की सेना चाहिए होती है। नंबर 2, मंगोल आक्रमण का भय, ठीक है, मंगोल आक्रमण का भय। अब ये 2 कारण थे जिसकी वजह से उसने सेना की। साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन से पहले ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ जो साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दे या इतना महत्वाकांक्षी हो कि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहे। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था तो उसने इसलिए सेना रखी। ये हो गया। अब इसमें क्या था, इसमें आप समझ लीजिए कि सेना जो होती है वो राज्य की सर्वा होती है। आप लोकतंत्र में जिए तब भी सेना सर्वोपरि है। अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप बॉर्डर से सेना हटा लीजिए, क्या होगा, आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी काम के हैं, किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ बकवास कर सकते हैं संसद में बैठ के, उनको सिर्फ बयानबाजी करना आता है, झूठे वादे करने आते हैं। असल में अगर देश को कोई बचाए हुए, संभाले हुए है तो सेना होती है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, वो संभाले हुए। अगर युद्ध हो जाता है तो नेता आपके युद्ध लड़ने जाएंगे, युद्ध करेंगे सैनिक। तो इसीलिए उस समय तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, तो उस समय तो कोई भी किसी के राज्य पर हमला कर सकता था। तो उसके लिए जरूरी था कि हमारे पास बड़ी सेना हो, हमारे सैनिक मजबूत हो, सैनिक पावर मजबूत हो, तभी हम एक अच्छे और मजबूत और महान हम क्या बोलते सुल्तान कहलाएंगे। ठीक है, ये सैन्य सुधार थे। अब हम बात करेंगे जो भू प्रणाली का सुधार था, भू और कर प्रणाली जो सुधार था उस पर हम बात करेंगे कि कैसे सुधार किया गया उसमें। ठीक है, चलिए। सेना के महत्व को अलाउद्दीन समझता था बहुत अच्छे से, लेकिन वही ना कि जो पावर और सत्ता जो है, अगर आप शक्ति के बल पर मजबूत रखते हैं तो वो तब तक है जब तक आप मजबूत हैं। आप अगर मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हुए तो राज्य बिखर जाएगा, समझे आप। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन का जो भूमि सुधार और जो कर प्रणाली थी वो क्या थी और कैसी थी। ठीक है, कुछ कर तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाए थे, वो तो दिल्ली सल्तनत में साधारण है, जैसे जजिया कर है,
जजिया है, ठीक है, खिराज है, खिराज है, ठीक है। नंबर 3 ये हो गया। और इसके अलावा ये दो तो थे ही थे प्रमुख, इसके अलावा दो कर उसने नए जोड़े थे, ठीक है। दो कर कौन से? अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर जोड़े थे, कौन कौन से थे? ठीक है, दो नए कर, नए कर, नए कर, ठीक है। कौन कौन से? पहला गढ़ी, नंबर 2 अभी जो अभी क्या है समझे, जो गढ़ी है वो ग्रह कर है, ग्रह कर। जो घर है ना आपका, उस घर पे कर लगेगा, ठीक है। आप घर में रह रहे हो तो टैक्स रखना पड़ेगा। अब चरी, चरी क्या था? जो मवेशी है, मवेशी मतलब जैसे आपका बकरी हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ठीक है, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, इन मवेशियों को अगर आप चराते हो राज्य में घास, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने नया टैक्स बनाया था, ठीक है। चरई, चराई कर, ठीक है। लेकिन बर्नी कहता है, क्या कहता है? बर्नी, मार्कर नहीं चल रहा है यार, क्या बात है। बर्नी कहता है कि सब पशुओं पर नहीं था, मतलब कुछ छूट भी दी गई थी, ऐसा नहीं कि सब पे टैक्स लगा दिया। जैसे आप दो गाय, दो बैल, दो भैंस और 10 बकरी टैक्स से फ्री थे। कौन सी? चराई टैक्स से फ्री थे। अगर इससे ज्यादा आपके पास है तो आप टैक्स दें, ठीक है। ये बर्नी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बर्नी कहता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उसने भूमि सुधार के लिए, ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार, भूमि सुधार, सुधार, भूमि सुधार के लिए पैमाइश बनाई, मतलब पैमाना बनाया। अभी तक क्या था कि मतलब अंदाजे से एक अंदाजा लगा दिया उस हिसाब से कि तुम्हारी जमीन इतनी है तो इतनी पैदावार होगी, उसके हिसाब से तुम टैक्स हमको दे दो, ऐसा होता था, ठीक है। और कर की एक खास बात थी कि कर जो था वो कैश में लिया जाता था, पैसे, मतलब जो तुम्हारी फसल खड़ी है वो फसल बेचोगे तब जो पैसा आएगा उस पैसे को लिया जाएगा, पड़ेगा, ठीक है। और दोआब क्षेत्र में, लेकिन जो दो यूपी का जो क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो ज्यादा उपजाऊ होता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो वो नदियों के बीच में आता है, इसलिए वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। वहां पर जो फसलें होती है बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए वहां पर फसल ली जाती थी, पैसा भी लिया जाता, लेकिन फसल भी ली जाती थी ताकि उसको स्टोर करके रखा जा सके गोडाउन में, ताकि कभी अगर अनाज की कमी होती है तो उसको बांटा जा सके, उसको यूज किया जा सके, समझ रहे हैं? तो ये अलाउद्दीन खिलजी फिर से एक पहला व्यक्ति हो जाता है दिल्ली सल्तनत का जिसने जमीन की पैमाइश की, उसका एक पैमाना निर्धारित किया। क्या था पैमाना? था बिस्वा, बिस्वा, ठीक है, ये बिस्वा था। इस पैमाने के आधार पर जो है वो फसल निर्धारित की जाती थी, उसकी जमीन निर्धारित की जाती थी, उसके हिसाब से टैक्स निर्धारित किया जाता था, टैक्स तय किया जाता था। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, जो सैन्य सुधार किए गए, सैन्य सुधार उसके किए गए, उसमें एक बात आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी सेना रखने पे समस्या क्या होती है? इतनी बड़ी सेना रखने पे समस्या ये होती है कि आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा था, अपने जो अपने मालिक, अपने चाचा, अपने ससुर को मारा था, तो दिल्ली में एंटर करते ही इसने जनता में सोने के सिक्के बांटे, इसने सैनिकों को 18 माह का वेतन पहले से दे दिया। और नई भर्तियां हुई हैं, 4,70,000 75,000 जो सैनिक हो गए हैं, उनकी सैलरी कहाँ से दोगे? ठीक है, रख रखाव उनका, घोड़े का खर्चा, बहुत सी समस्याएं थी, ठीक है। नए विभाग बनाए हैं, उनका पैसा देना उनको। तो इसके लिए इसने क्या करा? इसने इसके लिए जो बाजार व्यवस्था सुधार है, बाजार व्यवस्था जिसे कहते हैं, वो काफी मशहूर है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था या सुधार, इसको ध्यान से समझिएगा।
काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बाजार व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, पहले हम ये जान लेते हैं। मैंने भी आपको बोला कि 4,75,000 सैनिक, महल का खर्चा, घोड़ों का रखरखाव, सैनिकों की सैलरी और अधिकारियों की सैलरी, तो बहुत तामझाम था। तो उससे निपटने के लिए क्या करा गया, ठीक है, पहली पहली चीज़ तो ये की गई, पहली चीज़ जो की गई वो थी कर में वृद्धि। कर में वृद्धि वृद्धि कितनी की गई, किसानों से लगभग 70 से 80% कितना, उनकी फसल का 70 से 80% तो टैक्स लिया जा रहा है। ये सीधा टैक्स था। उसके अलावा और भी कई सारे टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो खिराज है और जजिया है, इसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे टैक्स लगे हुए थे, ठीक है, चराई कर और जो गड़ी कर था, कई सारे टैक्स थे। वो सारे मिला के लगभग जनता के पास कुछ पैसे बचते थे, जैसे तैसे गुजारा कर पाती थी, ठीक है। ये स्थिति हो गई, ठीक है। समाज में जो है असंतोष व्यक्त हो रहा था, लेकिन विद्रोह नहीं हो सकता था क्योंकि सुल्तान की सबसे केवल सेना है। अब सुल्तान ने क्या करा, सुल्तान ने दिमाग लगाया, सोचा कि वो ऐसा क्यों ना किया जाए कि सैनिक जो हैं, जो चीजें खरीदते हैं, पैसा देते हैं। कितना पैसा देता था ये देता सैनिकों की सैलरी। सैनिकों क्या है, सैनिकों की सैनिक की वार्षिक आय कितनी थी, 234 टका। 234 टका कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये कम है, तभी महंगाई वाली बात आ रही है, अभी सैनिकों को पैसा कम पड़ रहा है, ऐसा समझिए। 234 टका ये दे रहा है। और जो इसके बाद शाहजहां, ये बात हो रही है, हम जो अलाउद्दीन की बात कर रहे हैं वो हमारी 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और हमारा जो शाहजहां है वो आता है 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, मतलब 300 साल बाद सैनिकों में बस मात्र, ये देखिए, इतनी बढ़ोतरी होती है, 308 रुपये दिए जाते थे। तो उस सदी के मुकाबले 234 रुपये बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन सैनिकों के जो खर्चे थे उस वजह से कहीं ना कहीं वो पैसे कम पड़ रहे थे। तो अब खर्चे क्यों हो रहे, क्योंकि महंगी चीजें महंगी है। अब चीजें महंगी हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो सैनिकों की सैलरी बढ़ा दीजिए, या फिर जो चीजें महंगी है उनका रेट गिरा दीजिए। सुल्तान नहीं करा, सुल्तान ने जो बाजार में रेट थे उनको नियंत्रित कर दिया, अब रेट बढ़ेंगे, निश्चित मूल्य जो मैं कह रहा हूँ उतनी बिकेगा। 2 रुपए की चीज तो 2 रुपए में बिकेगी, वो 10 रुपए में नहीं बिकेगी। जो बीच में दलाल होते थे उनको हटा दिया गया, ठीक है, उनका जो भ्रष्टाचार था उनको रोका गया। कैसे रोका गया, मैंने आपको बताया था, गुप्तचर विभाग के लिए रोका गया, कोई नहीं कर सकता जबरदस्ती। और आप एक बात और समझ लीजिए कि ये जो था ना, जो बाजार व्यवस्था यही है कि सैनिकों की आय बढ़ाने की जगह पर जो मार्केट के जो रेट थे चीजों के, जो सैनिक खरीदते हैं उन पैसों से जो रुपए दिए जाते हैं 334 टका, उनसे जो है वो कम ना पड़े, वो पर्याप्त रहे, इसलिए चीजें सस्ती कर दी गई, या कह लीजिए उनके मूल्य को रोक दिया गया कि अब मूल्य बढ़ेंगे, साल साल मूल्य नहीं बढ़े। लेकिन अब आरोप लगते हैं, आरोप क्या लगते हैं, कई इतिहासकार ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जो व्यवस्था, ये बाजार व्यवस्था लागू की गई थी वो फायदेमंद नहीं थी, वो नुकसानदेह हुई। कैसे बाजार व्यवस्था नुकसानदेह थी, कैसे, ऐसे कि जो किसान जो थे, बीच में से जो मध्यम जो लोग थे, दलाल लोग, उनको तो आपने हटा दिया, या कह लीजिए कि नियंत्रण कर दिया ताकि वो महंगी चीजें ना बेचे। लेकिन होता क्या था, होता ये था कि किसान के ऊपर वह पहले से 70 से 80% से ज्यादा ही टैक्स था, ये तो सीधा सीधा था। इसके अलावा लगभग 85 to 90% टैक्स पहुंच जाता था, ठीक। अब जो फसल उगा रहे हैं ये लोग, किसान लोग, वो फसल सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को सस्ते दाम में बेच रहे हैं, ठीक है। अब उसमें इनको पैसा बच रहा है कम, उसमें भी इनको टैक्स देना पड़ रहा है। और ये जो व्यवस्था थी, जो बाजार व्यवस्था थी, वो दिल्ली में लागू की गई थी, ऐसा तत्कालीन इतिहासकार और कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में लागू की गई थी सैनिकों के लिए, ना कि दिल्ली के बाहर। और जो दिल्ली के बाहर जो रहते थे किसान लोग और आम जनता, वहां पर चीजें महंगी मिलती थी, और किसान लाकर बेच रहा है उसको दिल्ली में, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, उसको पैसा कम मिल रहा है, सरकारी अधिकारी दे रहे कम, और उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे उसके हिसाब से उनके ऊपर कुछ बच ही नहीं रहा है। जो 15% उनका या 10% बच रहा है पैसा, वो दिल्ली के बाहर में जो चीजें खरीदते हैं उनसे वो महंगी है।
तो इसीलिए किसान तो कष्ट झेल रहा था, कहीं पर से वो फायदे में नहीं था। अब हम बात करते हैं कि ये बाजार व्यवस्था किस हद तक सफल थी। सफल इस हद तक थी कि जो सैनिक लोग थे उनका वेतन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हुई लंबे समय तक, और बड़ी सेना रखने में आसानी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको किसान वाला बताया है। और भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से नहीं रुका था। ये आप मान लीजिए कोई भी कितना ही बेहतरीन सुल्तान शासक हो वर्तमान समय में भी, आज के जमाने में जबकि सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार पे पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं था, लेकिन हाँ आंशिक रूप से कह सकते हैं आप नियंत्रण था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार व्यवस्था सफल थी उस समय के हिसाब से थी, लेकिन उसके मरते ही बाजार व्यवस्था उसके साथ ही समाप्त हो गई। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन की विजय। ये भी काफी बड़ा टॉपिक है अलाउद्दीन की विजय, क्योंकि उसने काफी ज्यादा विजय की थी, ठीक है। तो इस पर हम कल विस्तार में चर्चा करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।